Hi students, let us start next of the topics classification of material on the basis of moment of charge. Students, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ड्यू टू द रेस्ट चार्जेस। जब कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ चार्ज के बारे में स्टडीज करेंगे। तो मोमेंट ऑफ चार्ज किस किस पर होता है, दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर पॉइंट में नोट करना है। जैसे कंडक्टर है तो मोमेंट ऑफ चार्ज कैसे होगा, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और सुपर कंडक्टर है। स्टूडेंट्स, सपोज दैट हम मान के चलते हैं कोई भी एक मेटल, ये क्या है, कोई भी मेटल। एज वी नो दैट मेटल में क्या होता है, कोई ना कोई एक फ्री आपके जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मेटल में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन इस मेटल का जो नेट चार्ज होता है, इसका जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। कोई भी मेटल का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने इसमें पॉजिटिव होंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे, निगेटिव चार्जेस होंगे। जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का जब इक्वल हो जाता है और तो इनका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि मेटल में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमने मान लिया कि कोई भी एक मटेरियल है जिसमें चार्ज है, इस कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल जिसमें क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे अपन बॉडी में हमारे भी क्या होता है, चार्ज होता है। तो लेकिन इसका जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जब वर्ल्ड में ऐसा कोई भी, जैसे वर्ल्ड में हम बात करें, वर्ल्ड में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 0 केल्विन होता है। संसार में सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन को अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कहेंगे तो आएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड। इसको जो केल्विन से हटा करके अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी मैटर में हमने लिया, ये मैटर है हमारा, क्या है, 0 केल्विन में। 0 केल्विन में इसका जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 0 केल्विन में इसका किसी भी मटेरियल का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आपको पता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो रूम का होता है वो क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ये मटेरियल किसी भी रूम टेम्परेचर में अगर हम बात करते हैं, इसमें हम 225 ऐड करेंगे, अप्रॉक्स यहाँ पर 298 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हटाएंगे तो 300 डिग्री अप्रॉक्स में हम ले लेते हैं, अप्रॉक्स में कि ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इस मटेरियल के लिए ये जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा इस मटेरियल का, तो मटेरियल में जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका नेट चार्ज 0 है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने बना दिया, जैसे एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसी में क्या है, आपके जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही आपके निगेटिव चार्ज होंगे। तो जब इसका इस मटेरियल को रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो रूम टेम्परेचर में रखने से इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, इस सब्सटेंस से, इस मटेरियल से क्या हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर होने लगते हैं और रिवॉल्व होने लगते हैं। तो इस मटेरियल से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। माने पहले क्या, क्योंकि मेटल जो है कोई ना कोई एक आपका एटम से मिलकर के बना है, एटम ही है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल में क्या होता है, घूमने लगते हैं। तो इस तरह से इसमें
क्या पाया जाता है किसी भी मेटल में, किसी भी सब्सटेंस में बात करें मेटल में, उसमें पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यही इसमें अगर हम क्या करें इसका सिंपल सा समझें तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर अगर होगा मेटल में, अगर उसमें कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मतलब है अट्रैक्शन करने की पावर है, फिर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कहेंगे कि इट इज ए गुड कंडक्टर। सिल्वर इज ए, आपको पता है, गुड कंडक्टर। सिल्वर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है, जो इसमें इजीली जो है आपके करंट जो है फ्लो हो जाते हैं। जनरली हमने कंडक्टर के बारे में बात पढ़ते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होता है, यानी चार्जेस फ्लो हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे गुड कंडक्टर, यानी कंडक्टर कहते हैं। जिसमें करंट फ्लो हो जाता है वो कंडक्टर कहलाता है। लाइक दिस द सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सभी क्या है, कंडक्टर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चीजें आपको एक बात को समझ में आ गया, कंडक्टर। स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम आपको डेफिनेशंस नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारा डेफिनेशन हो जाएगा, सिर्फ आपको बेसिकली आपको नॉलेज देना है कि समझना है, और आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो इसको सब नोट करेंगे। तो कंडक्टर में मतलब समझ में आ गया कि जिनमें क्या होता है, कंडक्टिविटी पाई जाती है, जिनमें कंडक्टिविटी पाई जाती है वही क्या कहलाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंडक्टर में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेटल, कोई भी मेटल हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी एसईटीसी। इस तरह से कंडक्टर के हमने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे मेटल है, मेटल में भी कंडक्टिविटी पाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टिविटी पाई जाती है, और ह्यूमन बॉडी में भी आपकी कंडक्टिविटी पाई जाती है, क्योंकि इसमें भी चार्ज का जो है फ्लो हो जाता है। तो इसको सिंपल सा आपको ये जानना है कि जिसमें कंडक्टिविटी पाई जाती है मटेरियल में या सब्सटेंस में, वो क्या होता है, कंडक्टर कहलाता है। ये बेस आपको बेसिक ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जिस सब्सटेंस में कंडक्टिविटी पाई जाती है उसे हम कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसमें कंडक्टिविटी होती है, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर मतलब मेटल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। फिर देख नेक्स्ट में हम बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इट इज ए बैड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो है फ्लो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। लाइक दिस आपने पढ़ा है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में हम ले लेते हैं, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक, वुड हो गया, ईटीसी। ये क्या है, बैड कंडक्टर है, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इजीली फ्लो नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ आप समझना है कि जिसमें डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसके सिंपल से आप समझ लीजिए, जिसमें डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसे हम कहते हैं कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिसमें डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाई जाती है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना, ये न्यू डेफिनेशन है, आपको समझना है कि ऐसा मटेरियल जिसमें डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। या आप अपने डेफिनेशन में अपने बुक में भी पढ़ेंगे कि जिसमें ऐसा कंडक्टर या ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो नहीं होता है, इजीली फ्लो नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, एटीसी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, वेट, ओके स्टूडेंट्स, इंसुलेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करता है, जो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। जिसमें इजीली जो करंट फ्लो नहीं होता है
उसे इंसुलेटर बोला जाता है। दूसरी चीज हमने आपको बताया जिसमें डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी एटम्स है, एटम में देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, ऑर्बिट में घूम रहा है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें अट्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जो इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो उसी में होगा जिसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस में जो होता है, इंसुलेटर में जो होता है, उसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। दूसरी केसेस यहाँ पर हमने लिखा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। गुड इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जो गुड इंसुलेटर होते हैं उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। क्यों? which it can be stand before it breaks and become conductor। तो इसमें आपको जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे एटम में हमने बताया कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस पाया जाता है और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्जेस पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो इनके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके कारण से इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। अगर सपोज दैट इनके बीच में हम मैक्सिमम यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस लगा दें, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस, तो क्या होगा, जब इसका जो अट्रैक्शन होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों होगा? यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस लगा दिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजली इससे हट जाएगा, माने इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब मैक्सिमम हम यहाँ पर कोई भी चार्जेस लगा देते हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन वो इनके बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होने के कारण से इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो इस तरह से डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको बुक से पढ़ना है, बुक में पढ़ करके नोट्स भी बनाना है। एक सिंपल सा हमने बताया डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि गुड इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which it can be stand before it breaks and become conductor। स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करने की बात है कि जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एयर में पाया जाता है वो कितना होता है, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देखते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं समझ लीजिए। नंबर 3 में सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो लो टेम्परेचर में कंडक्ट हो जाते हैं, या कि इंसुलेटर इज लो टेम्परेचर और कंडक्ट हाई टेम्परेचर। अगर हम किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर अगर हम लो देते हैं तो ये इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन जैसे ही उसका हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, सिंपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, इसको हमने लो टेम्परेचर 0 केल्विन दी, तो ये क्या कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हमने इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ये कैसे काम करने लगता है, कंडक्टर का काम करने लगता है। तो ऐसे पहले तो है जो सेमीकंडक्टर का मतलब है कि जो इंसुलेटर जो होता है वो लो टेम्परेचर में कंडक्ट होकर, और कंडक्ट किसमें होता है, हाई टेम्परेचर में होता है। तो इस तरह से आपको ये सिंपल सी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है सेमीकंडक्टर। अभी हमने सेमीकंडक्टर बताया है कि द सब्सटेंसेस whose electrical conductivity lies between that of electrical conductivity of conductor and insulator are called is a semiconductor। ये हो गया सेमीकंडक्टर की क्या हो गई डेफिनेशन हो गया। स्टूडेंट्स जैसे आपने एग्जांपल में
समझिए, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इंसुलेटर की तरफ बात होते हैं। इंसुलेटर ये कैसे करते हैं, लो टेम्परेचर में करते हैं, और हाई टेम्परेचर में इसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी पाई जाती है। जनरली आप ये समझिए, कोई भी मटेरियल है, जैसे एक मटेरियल है, ये ग्लास रॉड है, हमने आपको पहले बताया, तो ये क्या है, एक इंसुलेटर। इंसुलेटर इसमें करंट फ्लो नहीं होती, करंट चार्जेस नहीं जनरेट होते। लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से, लाइक दिस द सिल्क हो गया, वूलन क्लॉथ्स हो गया, तो उसको जब हम रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने से क्या हो जाता है, इसमें चार्ज वो जनरेट हो जाता है। रहता तो है बेड कंडक्टर, लेकिन जब इसको हम किसी भी अदर मटेरियल से रफ करते हैं या तो वो क्या होने लगता है, चार्ज हो जाता है। तो उसे ही को ही हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर समझ आ गया। वो पहले क्या रहेगा, इंसुलेटर होगा, और इंसुलेटर को जब हम किसी भी अदर मटेरियल से या हाई टेम्परेचर देने से वो क्या होने लगता है, उसमें चार्जेस जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो नोट यहाँ पर इंसुलेटर इट इज अ लो टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी इज अ हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटीसी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो है सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग ऑन ऑर्बिट देन ऑन रेजिस्टेंस आर 0। ऐसा माने ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ही ऑर्बिट में मूव करता है, रिवॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए, ये सिंपल समझिए, कोई भी एटम्स है, एटम में पॉजिटिव चार्जेस हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन आर मूविंग ऑन ऑर्बिट, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट पर क्या करता है, मूव करता है, तो उस समय उसका यदि उसका रेजिस्टेंस 0 है, तो उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं उसको, सुपर कंडक्टर। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग ऑन ऑर्बिट देन ऑन रेजिस्टेंस आर 0, सो इट इज कॉल्ड इज अ, कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर है। तो फॉर एग्जांपल मरकरी है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो 0 होता है। तो इस तरह से सुपर कंडक्टर आपका हो जाता है। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन में आपने 4 चीजें पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। स्टूडेंट्स, ये आपको जनरली एक बेसिकली नॉलेज की चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन ये बेसिक है। अगर आपको इन चीज़ों को पता रहेगा तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसकी नोट्स भी बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स है मेथड ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है 3 मेथड्स लिखे हैं। एक आपको रबिंग करके, दूसरा जो है कंडक्शन करके, थर्ड इज अ इंडक्शन। फर्स्ट इज रबिंग। तो हाउ टू अ बॉडी इज इन द चार्ज, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेथड इज गिवन योर बुक, इज रबिंग। रबिंग हमने फर्स्ट में ही बताया था, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की हमने बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि आपने इसको बताया था ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस है। उसी तरह से रबिंग है। रबिंग का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को हम जब रब करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से वो अट्रैक्ट करने लगता है या रिपल करने लगता है। सिंपल सा आपने समझिए, जैसे कोई भी कॉम्ब है, कॉम्ब को आपने कंघी किया और आपने अपने बालों से उसको क्या किया, रब किया। रब करने के बाद अगर हम किसी भी यानी पीस ऑफ आप क्या कह सकते हैं, कोई कागज के टुकड़े लेते हैं या कोई भी आपको डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो उसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो किसी भी बॉडी को जब हम रब करते हैं, रबिंग करते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने में
वो क्या करने लगता है, किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने लगता है या रिपल करने लगता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो बॉडी हमारी चार्ज हो गई है। तो ये हो गया पहला मेथड, हो गया रबिंग हो गया। दूसरा चीजें है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे हम सिंपल सा समझिए, एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, और बॉडी में एक दूसरी बॉडी है। जैसे मान लीजिए इस बॉडी में इसका जो नेट चार्ज है यहाँ पर हमारा 0 है, इसका जो नेट चार्ज है इस बॉडी का 0 है, ठीक है। तो नेट चार्ज जब 0 है तो नेट चार्ज 0 होने में, और इस बॉडी को हम जब कंडक्ट कराते हैं, कंडक्ट जब हम कराएंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हमने नेगेटिव चार्जेस ले लिया, समझिए इसमें हमने क्या दे दिया, नेगेटिव चार्जेस, या इसको हम कहें कि ये 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। जब हम कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल को एक दूसरे को कंडक्ट कराते हैं, तो कंडक्ट कराने में क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जहां पर जिस बॉडी में नेट चार्ज 0 है, वो उसमें क्या होने देंगे, मैंने मूव करते हैं, ठीक है। तो मूव करने से क्या होगा, इसमें इस पूरी बॉडी में जब इसको हम पास में लेके आते हैं कंडक्ट कराने के लिए, कंडक्ट कराते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव होकर के इसमें चले जाते हैं ऐसे एक बॉडी में। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसके जितने भी, जैसे इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन निकल में इसके जो 50 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चले जाएंगे। अब क्योंकि इस बॉडी में नेट चार्ज 0 था, नेट चार्ज 0 होने के बाद जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, नेट चार्ज तभी होता है। तो इसके जो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें क्या होने लगेंगे, वो मैंने इसमें चले जाएंगे। तो जब इसमें चले जाएंगे तो एक इसमें भी कितना बचा, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन बचा, और इसमें भी 50 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्शन हो जाएगा। मैंने ये बॉडी भी, अगर इसमें कोई भी चार्जेस नहीं था, उसमें उसका नेट चार्ज 0 था, अब क्या हो गया, चार्ज का मैंने इसके 50 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण ये बॉडी भी हमारी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो एक दूसरी मेथड हो गई बॉडी को चार्ज करने की, कंडक्शन से, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है आपका जो है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है जिसका नेट चार्ज 0 है, इसमें ये हमने नेट चार्ज 0, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने आपके नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो 0 है। एक अनदर जब हम बॉडी को लेके आते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाला है नेगेटिव चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है। तो जब इलेक्ट्रॉन को इस पर पास में लाते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास में क्या हो जाने के एक तरफ पे ऐसे मिल जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन माइनस है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जो क्या करता है, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जो सिमिलर चार्जेस को अगर हम कनेक्शन अर्थिंग से कर देते हैं, अर्थ ये क्या है, अर्थिंग है, अर्थ है, तो जो सिमिलर चार्जेस है वो उसका कनेक्शन अगर हम अर्थ में कर देते हैं, तो जो सिमिलर चार्जेस है जो इंड्यूस होती है वो सभी क्या चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अर्थ में चले जाने से क्या होगा, इस बॉडी में केवल हमारे पास क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्जेस बचेगा। तो इसे हम कहते हैं पोलराइज होना, ध्रुवीकरण होना, ये पोलराइज हो जाएगा। तो पहले जो बॉडी थी, बॉडी में हमारा क्या था, नेट चार्ज 0 था। नेट चार्ज 0 होने में जब हम अदर मटेरियल लाते हैं, अदर सोर्स लाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्जेस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर ला लेता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्जेस है अगर उसका हम कनेक्शन अर्थिंग से कर देते हैं, तो जो ये इधर नेगेटिव है इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्जेस ये पूरा क्या हो जाता है, अर्थ में चला जाता है, जिसके कारण से इस बॉडी में केवल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बचता है। ये भी इस कारण से ये बॉडी भी हमारी चार्ज हो जाती है, इसमें भी एक चार्ज पाने लगता है। तो इस तरह से ये बॉडी भी हमारी क्या हो जाती है, इंडक्शन हो जाती है, इंड्यूस। इसमें इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करंट जनरेट हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 3 मेथड्स आपकी बुक में दिए हैं, रबिंग करना, कंडक्शन करना, इंडक्शन करना। इस तरह से किसी भी बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट है एडिबिलिटी ऑफ चार्जेस, सेकेंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एंड थर्ड इज है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लेके चलते हैं एडिबिलिटी ऑफ चार्जेस। एडिबिलिटी ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल में या किसी भी सब्सटेंस में जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट का इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है और इस बॉडी में कई सारे चार्जेस हैं। इस चार्जेस में हमने लिखा Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ए इक्वल हो जाएगा Q3, Q4, Q5। तो इस तरह से कह सकते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको डिफाइन करते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज the total electric charge on an object is equal to the algebraic sum of all the electric charge distributed on different parts of the बॉडी और ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एडिबिलिटी ऑफ चार्जेस में इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। एडिबिलिटी ऑफ चार्ज में द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान के चलते हैं, एग्जाम्पल में हम समझें कि यदि कोई भी बॉडी है, यहाँ पर हम लेके चले इफ Q1, Q2, Q3 is dash 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 be the charges on the different bodies, different parts of the body, हम यहाँ पर लेके चलते हैं if Q1, Q2, Q3 as dash dash be the charge on the different parts of the body, then क्या होगा, then total charge on it, तो इनका चार्ज टोटल क्या हो जाएगा, विल बी Q = हो जाएगा Q1, Q2 प्लस Q3 एज डैश। यही आपका होता है एडिबिलिटी ऑफ चार्जेस हो गया। ठीक है, तो किसी भी यानी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का अगर उसमें इक्वल जो चार्ज जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में तो हो रहा है, तो उनका जो टोटल चार्ज होगा वो द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। इस तरह से एक फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्जेस। नेक्स्ट में चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब यहाँ पर समझिए क्वांटाइजेशन जो है बना है क्वांटा से बना है। क्वांटा क्या होता है, क्वांटा जो है एक स्मॉल पैकेट्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो आप ये
समझ लीजिए, जैसे आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा, लाइट जो है आप उसकी कई सारी डिफिनेशन होती है। जैसे आपने पढ़ा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या कह सकते हैं कि जो लाइट में जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पैकेट के रूप में बन रहते हैं, पैकेज के रूप में रहते हैं, तो उनको हम क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्वांटा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है क्वांटा जो है इट इज अ स्मॉल पैकेज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी भी मटेरियल में, किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस है, वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी जितने भी किसी भी बॉडी में अगर हमें पता करना है चार्ज कितना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस बॉडी में वो उसके क्या हो जाएगा? मल्टीपल के इक्वल होगा। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एनी चार्ज सब्सटेंस इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 10 यहाँ पर हमने माना है कि इफ Q बी द चार्ज ऑन अ सब्सटेंस, मान के चलते हैं किसी भी बॉडी में या किसी भी सब्सटेंस में चार्ज Q है, तो देन क्या, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कह रहा है कि टोटल चार्ज जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ E, वेयर इज एन, एन इज ए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हो सकता है, एन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो हमने आपको बेसिकली बताया था, इलेक्ट्रॉन इसका बेसिक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी सब्सटेंस में चार्ज कितने होंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n का उस जितने होंगे और इसका इंटू कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उस बॉडी में कितना चार्जेस है। तो इस तरह से हो गया कि इफ Q be the charge on a substance then Q is equal to number of E, where n is a positive charge, negative charge and integer। n की वैल्यू क्या हो सकती है? +-1, +-2, +-3, +-3 एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपका जो होता है एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। द चार्ज प्रेजेंट on a body it always integral multiple of electronic charges। जो चार्ज है किसी भी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के होता है। तो इस तरह से एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू। बेसिकली जो है जनरली क्या होता है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिफिनेशन देना है और इसमें आपको उसको समझा देना है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर बॉडी है तो जितने उसमें अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है तो रिमेन्स इट्स कांस्टेंट, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, वो दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। तो डिफाइन मैंने किया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है किसी भी बॉडी का? 0 होता है, आपको पता है। तो नेट चार्ज प्रेजेंट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यदि किसी भी बॉडी में नेट चार्ज प्रेजेंट है तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में, तो उसको रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इट मे बी ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि यदि किसी भी बॉडी का अगर प्रेजेंट में उसका नेट चार्ज 0 है तो आइसोलेटेड सिस्टम में वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। तो इट भी यदि हम ट्रांसफर इटसेल्फ उसको ट्रांसफर करते हैं किसी भी बॉडी में, एक बॉडी से अदर बॉडी में, मैंने एक बॉडी से अदर बॉडी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं फोटॉन। फोटॉन में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे वो उतने ही रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिंपल से यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर प्रोटॉन, तो यहाँ पर हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन।
तो इस तरह से यहाँ पर यानी किसी भी बॉडी में जितना उसका चार्ज है रिमेन, तो वो कांस्टेंट होगा, उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यदि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज प्रेजेंट है तो वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, लेकिन यदि हम उसका ट्रांसफर एक माने बॉडी से दूसरी बॉडी में भी करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इज अ फोटॉन, फोटॉन को हमने यहाँ पर गामा से रिप्रेजेंट किया है, ऑलवेज टू इक्वल, जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, और ये एल्जेब्रिक सम के भी इक्वल होगा, जैसे हमने उधर पढ़ा है एल्जेब्रिक सम, ठीक है, एल्जेब्रिक सम में नहीं कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। यहाँ से आपका एक मिनट, यहाँ से जो आप टॉपिक से स्टार्ट होंगे वो आपके एग्जाम के व्यू से होंगे, और आपको जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।